बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट वीकली एनालिसिस करेंगे। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, उसकी रीज़न ये थी कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर की हॉलीडेज़ चल रही थी, तो उस वजह से मैं बिल्कुल भी मार्केट के अंदर काम नहीं कर रहा था। तो जो लोग दिसंबर के अंदर काम कर रहे थे तो उन लोगों को पता है कि मार्केट की क्या सिचुएशंस थी और मार्केट ने उनके साथ क्या किया है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट जो है वो उनको बेहतरीन तरीके से समझा चुकी है। अच्छा, पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि गोल्ड को अगर हम लोग देखें ना, तो गोल्ड के अंदर अभी जो सबसे जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये है कि वेनेजुएला के ऊपर जो यूएस ने अटैक किया है और यूएस ने जो है वो वेनेजुएला के सदर को जो है वो अरेस्ट कर लिया है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्पेशली गोल्ड के लिए और ऑयल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और हमारी जो स्टॉक मार्केट है या हमारे पास जो फॉरेक्स मार्केट है वो इस न्यूज़ से कितनी मुतासिर हो सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिरकार यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर ही क्यों अटैक किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये एनालिसिस थोड़ा सा दिलचस्प भी होगा और लंबा भी होगा, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर अगर वेनेजुएला के ऊपर अटैक हुआ है तो गोल्ड की मार्केट और स्पेशली सिल्वर की मार्केट और ऑयल की मार्केट के अंदर जो है वो क्या मूव हो सकता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे लिए कि अटैक जो है वो हुआ क्यों है। अब ये इस चीज़ को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है ना, वो ये है कि गोल्ड और मार्केट, गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, ऑयल और कमोडिटीज़ के ऊपर इसका क्या असर हो सकता है। अच्छा देखिए, मैं थोड़ी देर पहले ना कुछ चीज़ें जो है वो स्टडी कर रहा था और वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं, और मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ना, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो क्लियर कट के मतलब वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि ऑयल और गोल्ड और कॉपर और ये जो जितनी भी कमोडिटीज़ है जो मतलब इनके अंदर अच्छा खासा आप लोगों को मूव नज़र आ सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि जो की फैक्टर्स हैं हमारे पास कि आखिरकार वेनेजुएला के ऊपर ही क्यों ये अटैक किया गया है। अब वेनेजुएला के पास ऐसा क्या है जो यूएस के पास नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें तो जो वेनेजुएला है वो सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा ऑयल के रिजर्व रखता है, मतलब एक तरीके से ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करता है और पूरी दुनिया को जो है वो सप्लाई करता है। यहाँ पे देखें जो हमारे पास सबसे जिसको अब आप लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि वेनेजुएला जो है वो मतलब इतना ज़्यादा ऑयल जो है वो सप्लाई करता है। अगर हम लोग देखें तो सऊदी अरेबिया के पास 2.67 बिलियंस बैरल्स का जो है वो है रिजर्व है, और अगर हम लोग वेनेजुएला की बात करें तो ये तकरीबन आलमोस्ट कोई 3.5 के राउंड अबाउट बिलियंस को जो है वो टच करता है जाके वेनेजुएला भी। ठीक है, तो एक तरीके से देखें तो सबसे बड़े ऑयल के रिग्स जो है वो वेनेजुएला के पास है, इसको भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिया जा रहा है। अब ये ऑयल का क्या चक्कर है और जो रिजर्व का क्या चक्कर है वो मैं आपको आगे थोड़ा सा बताता हूँ। एक तो ये चीज़ थी। अब दूसरी चीज़ ये थी कि वेनेजुएला के पास गोल्ड के भी सबसे ज़्यादा रिजर्व है। अगर आप लोग यहाँ पे, आप लोगों को एक बार चार्ट नज़र आ रहा होगा कि कौन कौन सी कंट्री के अंदर जो है वो गोल्ड के सबसे ज़्यादा रिजर्व है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें मैं आपको स्टार्ट में दिखा रहा हूँ, तो ये हमें बताती हैं कि ऑयल के ऊपर और गोल्ड के ऊपर और जो स्पेशली हमारी कमोडिटीज़ मार्केट है उनके ऊपर कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर मतलब कि वॉर ट्रिगर होती है तो बहुत ज़्यादा असर होता है। देखने को तो बज़ाहिर वेनेजुएला इतना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन अगर इसके खिलाफ या इनके साथ यूएस के साथ जो चीज़ें हैं ये प्लान होती हैं तो मेरे ख्याल में गोल्ड की मार्केट के अंदर और स्पेशली ऑयल की मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी आने वाली है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो वेनेजुएला के पास है, ऑयल के भी और गोल्ड के भी। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि यूएस ने वेनेजुएला के सदर को या उसके ऊपर अटैक क्यों किया है। अब कोई जाहिर सी बात, अगर किसी के मुल्क के ऊपर अटैक करना है या किसी जगह पे मतलब कि वो सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, मैंने ये चीज़ें ना बाकायदा अभी थोड़ी देर पहले बड़ा रीड कर रहा था और सारी चीज़ों को खुद स्टडी करके फिर आप लोगों को बताता हूँ कि हाँ ये चीज़ जो है ना ये वेरीफाई और ये इस तरीके से जो है वो लिंक होती है। अब ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि मंडे मार्केट जब ओपन होगा तो मार्केट के अंदर आप लोगों को गैप देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम फंडामेंटल्स को भी देखेंगे और टेक्निकल्स को भी देखेंगे। एनालिसिस लंबा होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने एनालिसिस समझ लिया तो मेरे ख्याल
ख्याल में आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी 2026 के अंदर, क्योंकि ये वो नंबर है 2026 का कि जिसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि स्पेशली कमोडिटीज के अंदर जो है वो एक रिकॉर्ड प्राइसेस जो है वो होने वाली हैं। मतलब इस दफा हिस्ट्री बनने वाली है एक तरीके से हम लोग देखें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक ड्रग है, आप लोग अक्सर सुनते भी होंगे, एक दो स्टोरीज है नेटफ्लिक्स पे जो है वो पाब्लो एस्कोबार, ठीक है। तो वो उसका ताल्लुक भी जो है वो ये वेनेजुएला से भी था, ठीक है। और यहाँ से जो है वो सप्लाई की जा रही थी ड्रग्स अमेरिका के अंदर, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये जो है वो कार्रवाई की है। और वो ये कहते थे कि भाई और कुछ ये भी था कि कुछ खबरों के अंदर ये भी सुनने में आया कि वेनेजुएला के लोग, जो उसके सदर था, उसे खुश नहीं थे, तो उसकी वजह से जो है वो ये चीज़ जो है वो की गई है। और बज़ाहिर तो जो वहाँ पे वेनेजुएला के जो हालात नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि वहाँ के लोग खुश है कि ये अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। अब अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए ना, वो चाहिए गोल्ड और सिल्वर और ऑयल के ऊपर जो है वो हम लोगों ने अपनी गिरफ्त रखनी है, ताकि हमें पता चलता रहे कि होने क्या वाला है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये एलिगेशन था जिसकी वजह से वेनेजुएला के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके साथ एक और चीज़ भी बड़ी लिंक करती है कि ये अगर आप लोग देखें ना, जो टॉप के पार्टनर्स थे ना वेनेजुएला के पास, तो मतलब कि जो ऑयल और जो गोल्ड को जो सप्लाई करता था वेनेजुएला, वो किन किन कंट्रीज को जो सप्लाई करता था, अब उसमें दूसरा नंबर था चाइना का, ठीक है। अब अगर देखें ना, मतलब जो रिसेंटली जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई, तो उसकी वजह से चाइना और ये जो यूएस के सदर के दरमियान मतलब कि जो तनाज़ा चला टैरिफ को लेके, तो उसके दरमियान गोल्ड की प्राइसेस कितनी ज़्यादा अप गई हैं। और इन दोनों ममालिक ने बड़ी हैवी किस्म की मिकदार के अंदर जो है वो गोल्ड को जो है वो बाय किया है, और उसके बाद प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊपर निकली हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके साथ ये चीज़ बड़ी लिंक करती है। अगर आप लोग देखें ना, चाइना दूसरे नंबर पे है, उनको सप्लाई को जो है वो मतलब लेने वाला कि भाई ये आप हमें दे दें, तो उसके बाद हम लोग जो है वो चीज़ों के अंदर इसको यूज़ करेंगे, गोल्ड को, सिल्वर को। मतलब ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी समझनी चाहिए, ठीक है। वैसे ओवरऑल तो 50% रिजर्व जो है वो उसके यूएस के पास है, बट 50% से भी मतलब मैं कहता हूँ कि यार जो गोल्ड सिर्फ ब्लैक माइन से भी जाता है, तो वो भी चाइना के पास ही, मतलब एक तरीके से हम लोग देखें तो वो चीज़ें भी होती हैं बीच में, ठीक है। तो इस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, तनाज़ा कहाँ से शुरू हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अब आपको भी पता होगा कि ये लेडी है मारिया, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा इनका नाम बता दूं, क्योंकि बड़े अजीब से नाम होते हैं इनके, ठीक है। मारिया कोरेना, ठीक है। तो ये थी, अब आप लोगों को भी पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक अवार्ड है नोबेल प्राइज, ठीक है, जो अमन का अवार्ड होता है, जिस बंदे को दिया जाता है कि मतलब उस बंदे ने सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है वो जंगें रुकवाई हैं, और उसको क्रेडिट के लिए दिया जाता है। अब वो जो अवार्ड मिला, तो उसके बाद मतलब ये भी अगर आप देखें तो ये वेनेजुएला की ही लेडीज़ थी। अब मेन मुद्दा क्या था, चलो अवार्ड तो मिल गया, सो मिल गया, वो तो बात खत्म होगी, लेकिन मेन चीज क्या थी, वो ये चीज थी कि वेनेजुएला के दरमियान मतलब जब ये हुई, तो उसके बाद इस लेडीज ने क्या किया। अब देखने में तो बज़ाहिर ये एक छोटी सी एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है इन फ्यूचर में। जो चीज़ों को देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसने कुछ चीज़ें ऐसी प्लान की है यूएस बिजनेस लीडर्स के साथ, जिसमें हमारे पास वर्ल्ड कप बैंक जो आईएमएफ है, जिसने हमें भी पाकिस्तानियों को भी कर्जा दिया हुआ है तो आप लोगों को बज़ाहिर अच्छे तरीके से पता होगा। तो ये इसने इसके साथ जो है वो कुछ मीटिंग्स की, और इन्होंने कहा कि आप बताएं कि हम लोग अपने पैसा जो है वो कहाँ पे लगाएं जहाँ से हमें रिटर्न जो है वो अच्छे आ सकते हैं। तो उसके बाद ये चीज़ें जो है वो मतलब जाहिर सी बात है, यूएस भी एक यूएस के जो सदर है स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप, वो स्टॉक मार्केट के अंदर और ये सारी चीज़ों के अंदर आप लोगों को पता है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है, तो वो इन चीज़ों को बड़ा मॉनिटर करता है। तो जब उसने देखा कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बाद उसने जो है वो प्रॉपर एक अटैक किया, और अटैक करने के बाद वहाँ पे ये सिचुएशन, अब मंडे को देखते हैं, लेट्स सी जब मार्केट ओपन होगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये वो स्टोरी थी जो मैं आप लोगों को बता रहा था, जो वेनेजुएला वाली जो स्टोरी है ना, वो ये है असल में हुआ क्या है। तो ये चीज़ है, बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन बट पता है क्यों नहीं किया है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट थोड़ा होगा लॉन्ग टर्म के लिए, और हमारे यहाँ ट्रेडर्स का माइंडसेट होता है शॉर्ट टर्म वाला। वो शॉर्ट टर्म वाला मैं आप लोगों को डेली बताता रहता हूँ। ये जो मैंने 2026 के अंदर ये जो अभी आपको एक न्यूज़ बताई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको वाइंड अप करते हैं और चलते हैं जो हमारे पास फंडामेंटल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे अब चीज़ें क्विकली करेंगे, क्योंकि वेनेजुएला वाला चैप्टर जो है वो हम लोगों ने क्लोज कर दिया है, और इम्पैक्ट भी बता दिया किस तरीके से होगा। अच्छा, मंडे वाले दिन जो है वो हमारे पास आईएसएम का डाटा है। सो आईएसएम वो ये क्या चल गया है, अच्छा इसको ना एक मिनट में दोबारा कर लेता हूँ। ये जो चीज़ है, ठीक है,
अब अगर हम लोग देखें मंडे वाले दिन जो है वो ISM है। ISM बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्पेशली मैं रील्स के अंदर, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जाए ना, मैं वहाँ पे रील्स बना के बता रहा होता हूँ कि ये न्यूज़ होती क्या है, किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, क्या इम्पैक्ट आता है क्या नहीं आता है। तो ये चीज़ें मैं वहाँ पे बता रहा होता हूँ। आप प्लीज़ उन रील्स को लाजमी देखें। मैंने नहीं देखा आज तक कोई ऐसा चैनल यूट्यूब के ऊपर कि वो जो इन न्यूज़ को भी एक्सप्लेन करके बता रहा हो। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को, ये डेली हमें देखने को मिलती है। देखिए कोई ना कोई न्यूज़ हमें डेली देखने को मिलती है। आप इन चीज़ों को सीखेंगे, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ISM है, सो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। मंगल वाले दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। बुध वाले दिन की बात करें तो ADP का डाटा है, और ADP के अंदर स्पेशली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ADP के डाटा से NFP के डाटा का पता चलता है। सो ADP तो इस दफ़ा पॉजिटिव बता रहे हैं, और मे भी पॉसिबल है पॉजिटिव आ भी जाए, क्योंकि US के हालात थोड़े अच्छे हैं, तो मे भी पॉसिबल है पॉजिटिव आ सकता है। और गोल्ड आपका मज़ीद जो है वो डाउन साइड पे जो है वो आ सकता है। मतलब अगर डाटा की बात करूँ, ये शॉर्ट टर्म मतलब जो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ISM है 8 बजे, और जॉब ओपनिंग्स का डाटा है, तो ये भी कोई इतना खास है, तो इम्पोर्टेंट ही, लेकिन ये है कि इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होता, तकरीबन इतना मूव नहीं होने वाला है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जुमेरात वाले दिन आप लोगों को पता है नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और उसके बाद हमारे पास फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो फ्राइडे वाला दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि इस दिन के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है, NFP भी है, और कंज्यूमर सेंटीमेंट भी है, ठीक है। तो अगर देखें यहाँ पे ये चीज़ अगर आप लोग देखें तो थोड़ा गड़बड़ कर रही है। पता है क्यों? जो फोरकास्ट में अगर देखें ना, जो जेन्युइनली बात है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। फोरकास्ट के अंदर अगर आपका ADP का डाटा पॉजिटिव आता है तो 95% तक चांसेस होते हैं कि आपका NFP भी पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव बता रहे हैं और यहाँ पे ये नेगेटिव बता रहे हैं, ठीक है। सो मे भी पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ है, लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब हमारे पास बुध वाले दिन ADP का डाटा आएगा। तो उनकी स्टेटमेंट भी होती है साथ, तो मतलब कि वो स्टेटमेंट बता रहे होते हैं फेडरल रिजर्व की बैंक की वेबसाइट के ऊपर। तो वहाँ पे जाके उसकी जो जब इस डाटा को रीड करेंगे तो हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि NFP क्या आने वाला है। सो अभी इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रखेंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन आलमोस्ट जो है वो 1% का ही है, कोई इतना खास डाउन नहीं है। और ये जो है ये हमारे पास देखें तो ये भी अच्छी खासी पॉजिटिव रिपोर्ट है। तो मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि रिपोर्टें इस दफ़ा डॉलर की पॉजिटिव आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर गोल्ड हमें क्या कह रहा है। अच्छा देखिए, मैं सबसे पहली चीज़ है टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करने से पहले ना मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों ट्रेड नहीं कर रहा था दिसंबर के अंदर। अब देखिए मार्केट के अंदर अगर आप लोग देखें ना, ये जो मूव हुआ है ना, अगर आप लोग इसको काउंट करें ना, सिर्फ काउंट, तो मेरे ख्याल में ये 2500 पिप का है। तो ये जो मूव मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, उसके बाद मतलब कि ये प्रीवियस भी हुआ था, लेकिन ये इतना मतलब कि वो थोड़ा पहले था जब आप लोगों को पता है कि गोल्ड की प्राइसेस ऑल टाइम हाई गई थी। मेरी एक बात लिख लें, बल्कि याद रखिएगा कि जब भी गोल्ड की प्राइसेस एक नया हाई बनाती है ना, तो वो रिकॉर्डेड लो भी बनाती है। रिकॉर्डेड लो मीन किस, वो मैं किस सिनेरियो में कह रहा हूँ, वो लोएस्ट प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मतलब वो एकदम इतना ज़्यादा गिरती हैं कि बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। अब देखें ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। और यहाँ पे ऐसा क्या है जो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो रिकवरीज नहीं ले सकी हैं। यार देखें, एक चीज, दो तीन चीज़ें हैं जो बिल के गोल्ड को जो हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो हमें बज़ाहिर वो समझ आ रही होती है कि हमने किस तरीके से, एक तो सप्लाई डिमांड होता है, दूसरा ये होता है कि न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और थर्ड है इसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो है वो गोल्ड को बहुत सीरियसली इफेक्ट करती हैं। और चौथी चीज़ वो ये थी कि कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर अगर न्यूज़ आती है तो गोल्ड की मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेनेजुएला, चाइना, रशिया, ठीक है, जो मेन सप्लायर है पूरी दुनिया के अंदर GDP के हिसाब से वाले से, चाहे वो कमोडिटीज़ है या चाहे वो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनकी न्यूज़ इफेक्ट करती हैं। और मैं जो चीज़ देख रहा हूँ स्पेशली आने वाले कुछ सालों के अंदर, तो इस मार्केट के किंग्स जो हैं वो कमोडिटीज़ होने वाले हैं, क्योंकि हर बंदा क्रिप्टो से भी बड़ा तंग आ चुका है, हर बंदा जो है वो डॉलर से भी बड़ा तंग आ चुका है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट सेव है, हेवन की तरफ है ही नहीं। तो लोग भागेंगे कमोडिटीज़ के अंदर, जो 2025 के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखें तो इन लोगों ने रिकॉर्डेड रिटर्न दी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने सिल्वर
और गोल्ड इन लोगों ने मतलब सॉरी इन कम्युनिटीज ने रिकॉर्डेड जो है वो आप लोगों को एक रिटर्न दिया। ये आप हिस्ट्री उठा के देख लें। तो अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखें ना, मैं यहाँ पे 12 मंथ का अगर मतलब 1 साल का भी यहाँ पे निकालूं तो ये चीज़ है आपके सामने। अब देखिए मुसलसल रिटर्न है। जिस बंदे ने गोल्ड खरीद के रख लिया ना उसके तो वारे नहीं आ रहे हैं यार, इधर ये देख लो। अच्छा चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बहुत होगी सारी बातें और सारी चीज़ें बता दी आप लोगों को। अब टेक्निकली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गोल्ड को ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, ये बेसिकली अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, एक जो ये वाला अब तक का गोल्ड का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो ये वाला लेवल है। ठीक है, जो हमारे पास तकरीबन 45-50 का लेवल है जो अब तक का हाईएस्ट पॉइंट है। अब इस लाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है वो थोड़ी वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। ठीक है, और अब तक का जो लोएस्ट पॉइंट है वो गोल्ड के पास ये वाला लोएस्ट पॉइंट, मतलब जो अब तक का लो बात कर रहा हूँ ये वाला लो। ठीक है, अब करना क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सेलिंग की इंडिकेशंस दे रही हैं। अब कौन कौन सी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो और मतलब हाई के ऊपर ना एक इनगल्फ है और अच्छी खासी तगड़ी इनगल्फ है। जब तक ये प्राइस जो है वो 45-50 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाती तब तक प्राइसेस जो है या तो रेंज कर सकती हैं या मजीद डाउन आ सकती है। ये 2 सिनेरियोज है, इसके अलावा तीसरा सिनेरियो कोई भी नहीं है। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो। ठीक है, अब हो क्या सकता है कि हमारे पास ना प्राइसेस जो है वो मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों की प्राइसेस जो है वो यहाँ पे मंडे वाले दिन गैप अप ओपनिंग हो सकती है, स्पेशली अप साइड के ऊपर, क्योंकि वेनेजुएला वाला जो मामला है वो बहुत बिगड़ने जा रहा है। क्योंकि आगे ये पूरा वीक जो है वो मैं ये देख रहा हूँ कि वेनेजुएला के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो अपडेट होने जा रही है। ठीक है, सो प्राइसेस जो है क्योंकि यूएस भी जंग के अंदर आ चुका है, वेनेजुएला भी आ चुका है। ठीक है, तो चीज़ें बिगड़ेंगी क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जिस कंट्री की करेंसी के हिसाब से अगर जंग होती है, मतलब जैसे चाइना और जो यूएस के दरमियान हुई तो गोल्ड ऊपर गया। अब जैसे यूएस और वेनेजुएला के दरमियान चीज़ें होंगी तो गोल्ड मजीद ऊपर जा सकता है। सो प्राइसेस में भी पॉसिबल है कि यहाँ पे ऊपर आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती हैं। ये मंडे वाले दिन की बात कर रहा हूँ। ये जैसे एक कैंडल में ऊपर नीचे आया ना, ऐसे एक कैंडल में ऊपर भी जा सकता है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और यही वजह थी जो मैं दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर ट्रेड नहीं कर रहा था, क्योंकि मूव्स की समझ ही नहीं आ रही थी। ये मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में बताऊंगा। ठीक है, ये सिंपल सा एनालिसिस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो अप साइड पे निकल सकती है। वैसे तो ये बड़ा प्यारा एरिया था, अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रीवियस जो है वो ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया भी था। और यहाँ पे प्राइसेस जो है ये पूरा का पूरा ना एक ओबी जोन है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये है कि ये प्रॉपर जो है वो एक ओबी जोन है। और यहाँ से प्राइसेस लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो ऊपर जा सकती है तकरीबन 5000 के लेवल तक के लिए। अगर इसको ब्रेक करेंगी तो वो मैं मजीद आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग बायर हैं, फिलहाल के लिए हम लोग इसमें सेलर नहीं है, अगर हम लोग चीज़ों को फंडामेंटली भी देखें और टेक्निकल के हिसाब से भी देखें। अच्छा, H4 में चलते हैं। मैं यहाँ पे H4 के अंदर आप लोगों को बता देता हूँ कि H4 में आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे ना ये मैंने अपना प्रॉपर सारा चार्ट जो है वो अपना किया होता है, क्योंकि मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, मैं उस हिसाब से चलता हूँ और हर चीज़ में प्लान करके रखता हूँ। आप मेरे एनालिसिस देख लें, हर चीज़ को मैंने प्लान करके रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ अब देखें ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बड़ा सिंपल सा रूल है, मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि जब भी गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा डाउन आती हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को फेब को यूज़ करना पड़ता है। तो मैं अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पे यूज़ करूँ तो यहाँ पे ये ऊपर का हाई था और ये लो था। ये अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना तो प्राइसेस ने एग्जैक्टली तकरीबन राउंड अबाउट को ये जो 50-61 का लेवल था ना, ये इसके पास से ही गिरी है, इसको टेस्ट नहीं किया है। लेकिन एक बड़ी खुशाइन बात थी यहाँ पे कि जो ये इसने ना एक डबल टॉप जो है वो यहाँ पे बनाया। अगर आप देखें ना, यहाँ पे प्राइसेस नीचे आई, ऊपर गई, और यहाँ पे प्राइसेस जो है वो अब मूव कर रही हैं। अब हो क्या सकता है, मेन चीज़ ये है। ठीक है, ये लेवल भी आप लोगों को पता चल गया कि ये ऊपर 50-61 का लेवल है, ये आप लोगों ने अपना मार्क करके रख लेना है। उसके बाद अब क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग इसको मार्किंग कर लेते हैं, ये 50-61 का जो लेवल है ये, क्योंकि मेन जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है ना वो यही होता है। उसके बाद जो अगला लेवल है, जो हमारे पास अब तक का जो लोएस्ट लेवल है जहाँ से प्राइसेस ने रिटर्न किया है, वो ये वाला लेवल है, तकरीबन 42-86 का लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइसेस अगर आप लोगों को दोबारा
मेरी बात ये गौर से सुनिएगा कि अगर प्राइसेस यहाँ पे ऊपर जाती हैं, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अगर दोबारा नीचे आती हैं, यहाँ पे आप लोगों को सस्टेन मिलता है, तो यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारे पास ये 50-61 का जो लेवल है वो यहाँ पे रहेगा, तकरीबन 44-42 का जो लेवल है। और अगर प्राइसेस जो है वो यहाँ तक पहुँचती हैं और दोबारा आती हैं, तो यहाँ से भी हम लोग इसको सेल वाली साइड पे देख सकते हैं, क्योंकि ये एक मेजर रिट्रेसमेंट टूल है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर प्राइसेस इसके ऊपर क्लोज हो जाती हैं, तो फिर प्राइसेस जो है वो अपना ऑल टाइम हाई जो है वो दोबारा से जो है वो टेस्ट कर सकती हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा, इजी, और जितना मैं कहता हूं कि यार 2 लाइंस के अंदर मैं आप लोगों को बता सकता हूं ना कि कहां से बाय करना है, कहां से सेल करना है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूं टेक्निकली, ठीक है। अब H1 के अंदर ना मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं कि जो थोड़ा डीपली होंगी, वो आप लोगों ने गौर से देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं H1 के हवाले से बात करूँ ना, तो यहाँ पे ये जो मूव हुआ है ना, बहुत सारे लोगों का इसमें नुकसान हुआ है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं दिसंबर के अंदर यही चीज़ जो है वो फोरकास्ट कर रहा था, और मैंने अपनी जितनी भी कम्युनिटीज़ थी दिसंबर के अंदर स्पेशली कोई एक आध अच्छा सेटअप मिल जाता तो मैं वो ट्रेड करवा लेता था। यहाँ से मैंने एक सेलिंग दी थी तो ये बहुत अच्छी हमारी गई, और उसके बाद यहाँ से एक बाइंग दी थी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत, मतलब पूरे वीक के अंदर अगर आप लोग देखें ना मेरे वीकली रिजल्ट्स के अंदर, मेरी कम्युनिटी के अंदर, तो वहाँ पे सिर्फ मैंने 2 से 3 दिन ट्रेडिंग की है पूरे वीक के अंदर। 2 दिन ही की है, 3 दिन तो नहीं किया, तीसरा दिन तो वैसे ही था, वो एक स्कैल्प थोड़ी बहुत कर ली, ठीक है। तो यही सिनेरियो रहा है, तो जिसकी वजह से मैंने वीडियोज़ भी नहीं बनाई, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। अब मेन पॉइंट क्या है कि ये वही लेवल है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये हमारे पास ये वाला जो लेवल है ना, ये 50-61 का लेवल है, और ऊपर हमारे पास जो है वो एक ओबी जोन भी पड़ा है। अब प्राइसेस जो है वो दोबारा अगर यहाँ पे नीचे आती है, ये जो मैंने नीचे आप लोगों को लेवल बताया था H4 के अंदर भी, अब ये H1 में के अंदर मैं आप लोगों को इसके इसलिए लेके आया हूँ कि बहुत सारे लोग ना मंडे ओपनिंग के ऊपर ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए होता है। प्राइसेस थोड़ा ऊपर जा सकती हैं और यहाँ पे दोबारा अगर नीचे आती हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको बाय वाली साइड पे पोजीशंस को जो है वो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और ये ऊपर 50-61 की रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है, तो यहाँ पे अगर प्राइसेस रिट्रेस हुई तो मजीद जो है वो हम लोग इसको सेल वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन तकरीबन जो 44-65 का जो लेवल है, एक दफ़ा वेक यहाँ पे लग के अगर नीचे पिन बार क्लोज होती है ना, तो फिर मज़े की सेलिंग बनेगी। और अगर प्राइसेस जो है, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि अगर प्राइसेस इस लेवल के ऊपर क्लोज होगी ना, ये तकरीबन जो 44-63 का लेवल है, 44-67 का जो लेवल है, अगर प्राइसेस ऐसे ऊपर क्लोज हो जाती हैं और यहाँ पे जो है वो आप लोगों को दोबारा जो है वो बाइंग साइड पे नज़र चीज़ें आ सकती है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, अपने दिमाग में रख लेनी है कि हम लोगों ने इस वीक के अंदर गोल्ड को स्पेशली बाय वाली साइड पे देखना है, सेल वाली साइड पे। बज़ाहिर उसके अंदर एक डेली के अंदर इनगल्फ बना हुआ है, लेकिन गोल्ड मैं जो आने वाले कुछ टाइम के अंदर देख रहा हूँ ना, तो गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। क्यों? क्योंकि मंथली कैंडल भी क्लोज हुई है, तो वो भी कोई इतनी खास कोई सेलिंग के अंदर नहीं है। तो मे भी पॉसिबल है कि वीक टेस्ट हो सकता है, मतलब वीक टेस्ट मीन के जो ऑल टाइम हाई है वो टेस्ट हो सकता है। सो आई होप सो आप लोगों को आज का एनालिसिस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। अच्छा, ये एनालिसिस अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस एनालिसिस के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गोल्ड के हवाले से आप लोगों को बताई हैं। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।